ये कहानी है कैसे इंसान की जो अपना पूरा जीवन भारत माँ के नाम भर चुका था, देश के लिए जिए और हमेशा लोगों को अवेयर करते रहे। उनकी स्पीच ने लोगों को जगाया, उनके सवालों ने सिस्टम को हिला कर रख दिया। राजीव दीक्षित एक नाम, एक नया रेवोल्यूशन। लेकिन फिर एक दिन खबर आती है कि राजीव दीक्षित इज नो मोर। मौत की वजह बताई गई कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, बट वॉज इट जस्ट हार्ट अटैक या फिर इसके पीछे छुपी थी एक वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी थियरी। राजीव दीक्षित ने जितना देश के लोगों के लिए किया, उनकी मौत पे उतनी ही ज़्यादा चुप्पी छाई है। जब पतंजलि के ऑफिस में उसकी डेड बॉडी को रखा गया, तब लोगों ने देखा कि पूरी डेड बॉडी जो है वो ग्रीन हुई पड़ी थी। दिस होल केस हैज़ बीन रिवॉल्विंग अराउंड राजीव दीक्षित जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दर्शन है और मैं इस चैनल के ऊपर में क्राइम स्टोरीज़ को मेनली कवर करता हूँ। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर कर सकते हो। आज की जो कहानी है वो राजीव दीक्षित के बारे में होने वाली है। राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम था 2009-10 के अंदर जिसको हर कोई जानता था। आज भी अगर इंटरनेट के ऊपर हम जाते हैं और किसी रोग के लिए अगर दवाई ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक राजीव दीक्षित की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि राजीव दीक्षित एकदम से हम सब लोगों के बीच से गायब हो गए। उसके बाद में पूरी की पूरी चुप्पी अभी तक छाई हुई है और कोई भी सवाल किसी के ऊपर नहीं उठ रहे हैं। राजीव दीक्षित जी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद में अपनी एमटेक जो है वो आईआईटी कानपुर से कंप्लीट की। लेकिन आईआईटी कानपुर के ऊपर जब आरटीआई हुआ तब उन्होंने डिनाई कर दिया था कि राजीव दीक्षित नाम के किसी भी इंसान ने हमारे यहाँ से एमटेक नहीं किया है। उसके बाद में एक फ्रांस की टेलीकॉम कंपनी में राजीव दीक्षित जी एज एन इंजीनियर काम करने लग जाते हैं और उसके बाद में वो अब्दुल कलाम के साथ में इंडिया आकर भी बहुत सारे काम करते हैं। उसी बीच में भोपाल गैस कांड होता है और इस केस में राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि ये कोई लीकेज नहीं थी बल्कि मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा ये प्लान था। हालांकि बाद में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया है और राजीव दीक्षित का ये जो स्टेटमेंट था वो एक बात बनकर रह गई। कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ते जाती है और राजीव दीक्षित जी मल्टीनेशनल कंपनीज का विरोध करते रहते हैं। 2003 से 2006 तक में राजीव दीक्षित जी करीब 5000 ऐसे इंटरनेशनल कंपनियों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर चुके थे कि ये कंपनियां हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राजीव दीक्षित जी बताते थे कि किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो हमारे पूरे जीवन को तोड़ रही है और राजीव दीक्षित ने ये भी बताया कि ये कंपनियां हमारे लोकल बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर रही है। इसीलिए उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी आंखों में राजीव दीक्षित जी थे वो बहुत ही ज़्यादा खटकने लगे थे, क्योंकि राजीव दीक्षित जी अक्सर गवर्नमेंट से भी सवाल पूछा करते थे कि इस चीज़ को आप क्यों बढ़ावा इतना दे रहे हो। और राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में इसीलिए सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट को बहुत मोटे अमाउंट में पैसा भेज रहे हैं। 2006 से 2009 में 5000 कंपनियां और गवर्नमेंट इन सब के खिलाफ में होने के बावजूद भी राजीव दीक्षित इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। 2009 में राजीव दीक्षित की मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। बाबा रामदेव उन्हें बताते हैं कि वो किस तरीके से स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहते हैं। 9 जनवरी 2009 में बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के साथ में मिलके भारत स्वाभिमान ट्रस्ट नाम का एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि लोकल प्रोडक्ट को आप एक्सेप्ट करो और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका विरोध करो। ये लोग बहुत ही जल्द फेमस होने लगते हैं और इतने जल्द कि उसकी तो कोई बात ही नहीं पूछो। उस टाइम पे राजीव दीक्षित के करीब 4 से 5 करोड़ तक फॉलोवर हुआ करते थे। राजीव दीक्षित को उसके राष्ट्रीय सचिव बनाए जाते हैं और उसके जो प्रवक्ता थे वो भी राजीव दीक्षित जी थे। उस टाइम पे बाबा रामदेव के जो फैन थे वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे क्योंकि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का जो सचिव है वो बाबा रामदेव को बनना चाहिए था, लेकिन एलिजिटली वो नहीं बनते हैं और उसकी जगह पर राजीव दीक्षित जी बन जाते हैं। राजीव दीक्षित की स्पीचेस बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगती हैं और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 29 नवंबर 2010 के दिन। दुर्ग में अपनी जनसभा को संबोधित करने के बाद में जब राजीव दीक्षित जी वापस लौट रहे थे तब उन्हें एकदम से ही पसीना आने लगता है। उन्हें पसीना आते देख आचार्य दयासागर उन्हें तुरंत ही एक बाबा रामदेव के आश्रम के अंदर ले जाते हैं।
राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि उन्हें गैस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी वजह से उनको पसीना आया है। लेकिन वो वॉशरूम चले जाते हैं और वहाँ से काफ़ी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आते। तभी आचार्य दयासागर को थोड़ी सी चिंता होती है और वो तुरंत ही वहाँ जाते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं और देखते हैं तो अंदर राजीव दीक्षित जी तो थे, वो बेहोशी की हालत में पड़े थे। वहाँ के लोग उसे उठाकर बाहर लेकर आते हैं और जैसे ही दीक्षित जी उठते हैं वो बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। लेकिन उनकी जो हेल्थ थी उसे बिगड़ते देख दयासागर को टेंशन होती है और वो बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दीक्षित जी बताते हैं कि आप आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी डॉक्टर को बुला लीजिए, लेकिन मुझे एलोपैथी दवा नहीं खानी है। पास ही में से एक होम्योपैथिक डॉक्टर आता है और वो देखता है, लेकिन दीक्षित जी जो थे वो ठीक नहीं होते। उन्हें तुरंत ही अपोलो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे उनकी तबीयत एकदम से ही बिगड़ने लगती। 30 नवंबर रात के 1 बजे डॉक्टर आते हैं कि राजीव दीक्षित जी पास्ट अवे। बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही ये खबर मिली, ये खबर आग की तरह फैलने लगती है और लोग उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में एकदम से ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग इंतज़ार करते हैं कि कब राजीव दीक्षित जी की डेड बॉडी को उनके गांव अतरौली में लाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, दीक्षित जी की डेड बॉडी को अतरौली नहीं ले जाया जाता है, उसकी वजह उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ऑफिस हरिद्वार ले जाया जाता है, जहाँ पे बाबा रामदेव उसे देखते हैं और भी लोग उन्हें उनकी डेड बॉडी को देखते हैं। तब काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि उनकी डेड बॉडी जो थी वो पूरी की पूरी नीली पड़ चुकी थी, उनके होठ जो थे वो एकदम ही नीले नीले थे। उस टाइम पे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिमांड की, राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। एलिजेंटली वहाँ पे उनके ब्रदर भी अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और 1 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। और यहाँ पे ये हमेशा के लिए राज बन गया कि दीक्षित जी की डेथ कैसे हुई। उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि बाबा रामदेव इसके पीछे है, लेकिन इसके मौत की असली वजह अभी तक पता नहीं चली है। आज भी ये राज है कि दीक्षित जी की मौत कैसे हुई। अगर आपको कोई इस केस के बारे में अपडेट मिलता है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं और मुझे ऐसी ही स्टोरी अपने साथ ज़रूर शेयर करें। ये राज अभी तक बना हुआ है। अगर उस दिन पोस्टमार्टम हुआ होता तो पता चल जाता कि दीक्षित जी की मौत की वजह क्या थी। महज 48 घंटे में उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, इसीलिए कोई भी क्लू अब नहीं बचा है। करीब 15 साल बाद भी आज भी ये पूरा केस अनसॉल्व है। दीक्षित जी के काफ़ी सारे जो चाहक है वो बताते हैं कि दीक्षित जी की मौत ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जो आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं उसकी मौत इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद।